नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। यूपी लाइव में हम आज बात करेंगे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती समारोह को लेकर, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इसके साथ ही बात होगी नेपाल हिंसा की और उस हिंसा के बाद के प्रभाव की। जानेंगे क्या है नदियों के तटीय इलाकों का हाल, जानेंगे प्रदेश की तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पंडित बल्लभ की 138वीं जयंती समारोह की। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती है। इस अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित गोविंद बल्लभ के जीवन की उपलब्धियों को साझा करते हुए उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताया। देखें। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती है। इस अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद एक महान समाज सुधारक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। देश की आजादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत तत्कालीन संयुक्त प्रांत और स्वतंत्र भारत में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद 1954 में उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना, उत्तर प्रदेश के सामने जो समय की चुनौतियां थीं, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में उत्तर प्रदेश की अस्त व्यस्त हुई व्यवस्था को ठीक करने और उत्तर प्रदेश को विकास के अग्रणी पायदान पर खड़ा करने के लिए उन्होंने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के उपरांत 1954 में उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भारत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के गृह मंत्री के रूप में भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने राजभाषा सूत्र के साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भारत की एकता, भारत की अखंडता
के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे उन्हें बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐसे भारत माता के सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने के बाद पंत को 1954 में देश के गृह मंत्री की कमान सौंपी गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राजभाषा सूत्र देने के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश की एकता और अखंडता के लिए किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। नेपाल में जेएनजी के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि नेपाल के शहरों में अब हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन एहतियातन उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल भी तैनात है। इसके साथ ही लोगों को गैर जरूरी यात्रा करने से भी बचने के लिए कहा गया है। नेपाल से सटे इलाकों में क्या है मौजूदा हालात, देखें रिपोर्ट में। नेपाल में हाल ही में के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, दंगे, आगजनी और लूटपाट के बाद नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अशांति के बाद वहां पर हालात नियंत्रण में हैं। हिंसा के दिनों में बहराइच के पास नेपाल के शहर नेपालगंज में भी हिंसा भड़की थी, जहां पर अब हालात काबू में हैं। सशस्त्र सीमा बल ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा से सटे रुपैदिया में भी अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सीमा पर सामान्य सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पैदल और वाहन गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा मानकों का पुख्ता करते हुए कई अतिरिक्त चौकियां भी सीमावर्ती इलाकों में स्थापित की गई है। करने की अनुमति देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति और उसके सामान की पूरी जांच की जाती है। नेपाल प्रशासन और सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके और सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। नेपाल में आप देख रहे हैं कि काफी दंगा हुआ है। कल आगजनी की भी घटनाएं हुए हैं। कल वहाँ लूटपाट भी हुआ है नेपाल में, जिसको देखते हुए एसएसबी ने अपनी फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। फोर्स एसएसबी और यूपी पुलिस इस जो यहाँ की जो अदर सिस्टर एजेंसीज है उनके साथ मिलकर तालमेल करके सारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। नॉर्मल से स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, चाहे वो फूट पेट्रोलिंग है, चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग है। नाका पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं। हर आने जाने वाले को चेकिंग और फ्रिस्किंग करके ही आने जाने दिया जा रहा है। सामान की पूरी तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। एपीएफ नेपाल से हमारा कांटेक्ट है, उनसे टच में है और वो भी हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन्हीं के द्वारा ही मिलती है हम, और उसके लिए हम हमारा सिक्योरिटी स्टेप अपग्रेड करते हैं। आने जाने वालों को हम यही सलाह देंगे कि यदि जरूरी नहीं है तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करें, लेकिन जो जाना चाह रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी नागरिक नेपाल में जाना चाह रहे हैं, चाहे नेपाली नागरिक हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं, उनको चेकिंग और फ्रिस्किंग करके आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन चेकिंग जरूरी है। हम बहुत ज्यादा सजगता बरत रहे हैं। तो वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी में भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखीमपुर और नेपाल के बीच गौरी फुंडा सीमा का पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, एसडीएम और सीओ जैसे तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने दौरा किया। यहाँ पर हालात नियंत्रण में हैं और बुधवार सुबह से आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिसने नेपाल में फंसे भारतीय वापस लौट रहे हैं। लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि कल रात 8 बजे तक लगभग 1 लोग वापस लौट आए थे और बुधवार की सुबह भी करीब 100 लोग वापस आ चुके हैं। वाहनों की आवाजाही भी जारी है। गौरी फंडा लखीमपुर और नेपाल के बॉर्डर पे जो स्थित है, वहाँ हमने कल भ्रमण किया
पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब और एसएसबी के कमांडेंट और जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम, सीओ, वो सब उपस्थित थे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज सुबह से मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो हमारे लोग इंडियंस नेपाल गए हुए थे और किसी कारणवश वापस नहीं आए थे, कल भी दिन भर मूवमेंट चला, शाम 8 बजे तक चला। कल लगभग 1000 लोग लौटे और आज अभी तक 100 लोग लौट चुके हैं। गाड़ियों का भी मूवमेंट चल रहा है। जो गाड़ियां यहाँ की हैं वो यहाँ लौट रही हैं, जो नेपाल की हैं उनको भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। साथ ही में चौकसी बरतने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी इलीगल एक्टिविटी को बरतने नहीं दिया जाएगा और एक का हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कोई भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसा हुआ है तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें, हम उनको मदद पहुंचाएंगे और त्वरित कार्रवाई उनको जल्द से जल्द यहाँ लेकर के आया जाएगा। हाँ, अभी प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। व्हीकल्स पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं है। जो व्हीकल्स यहाँ से वहाँ गई हुई थी पहले से, उनको वापस आने की अनुमति दी जा रही है और जो यहाँ नेपाली व्हीकल्स पहले से आई थी उनको आने की अनुमति दी जा रही है। बाकी फोकस हमारा इंडियंस और पे है कि इंडियन लोग वापस आ सके और नेपालीज लोग अपने घर वापस जा सके। बता दें कि जेएनजी के इस प्रदर्शन के बाद काठमांडू के लिए हवाई सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है और अभी इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर कब तक हवाई सेवाएं सस्पेंड रहने वाली हैं। इस सस्पेंशन के चलते यात्री वापस लौट आए हैं, जिनमें पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले कई श्रद्धालु शामिल हैं। अब देखना होगा कि नेपाल में कब पूर्ण शांति होती है और नेपाल के लिए हवाई सेवाएं कब बहाल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं दूसरी ओर नेपाल में इस हिंसा का एक असर जो हो रहा है वो है माल ढुलाई पर। उत्तर प्रदेश के सोनौली महाराजागंज में करीब 8 किलोमीटर लंबी कतार माल वाहक वाहनों की लगी हुई है। यहाँ पर भारत से नेपाल जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन भी लगी हुई है। हाल ये है कि 5 से 6 दिनों से यहाँ पर माल से भरे ट्रक कई दिनों से खड़े गए। इस दौरान यहाँ पर ट्रक चालकों का क्या कहना है, जानिए रिपोर्ट में। भारत नेपाल की 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर उत्तर प्रदेश के जिलों में तनाव फैला है, क्योंकि पड़ोसी देश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बहराइच से लखीमपुर खीरी तक सशस्त्र सीमा बल और राज्य पुलिस ने क्रॉसिंग को सील कर दिया। केवल पैदल आवाजाही को अनुमति दी गई है और वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। दंगों के कारण सीमा सील होने के कारण सोनौली नेपाल सीमा पर कई ट्रक चालक फंसे हैं। वे करीब 5 दिनों से फंसे हुए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका जल्दी खराब होने वाला सामान, खासकर आलू, गर्मी में खराब हो रहा है। गाड़ी अपना शोम है, लेके आए हैं कोयला अनपरा से भैरवा का। आज 5 दिन हो गया, कोई अभी सुनवाई नहीं हो रहा है कि कब तक गाड़ी जाएगी। कहाँ फंसे हुए हैं आप? सोनौली बॉर्डर के पास। हाँ, सूचना मिल रहा है कि वो यहाँ नेपाल में दंगा हो गया है, इसके वजह से कारण से बॉर्डर सील कर दिए हैं। अभी देखिए कितने दिन में खुलता है। तो हमने देखा कई किलोमीटर लंबा। हाँ, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। आज 5 दिन से हम एक ही जगह खड़े हैं और भैया का गाड़ी अंदर खड़ी है, वो लोग भाग के यहाँ आए हैं हमारे पास। हमारे मित्र हैं सब यहाँ पर। हाँ, बना रहे हैं, क्या करें, होटल में पोसाएगा नहीं तो अपने हाथ से बना रहे हैं। कन्नौज से लोड करके लाए हैं, यहाँ सोनौली में खड़े हैं, पास नहीं हो रहा, हमला इतना हो रहा है, गंभीर मारपीट हो रहा है, कहाँ जाएंगे माल सब। अब यहाँ दिक्कत देख लीजिए, आपके सामने है, दिक्कत तो है ही है, गर्मी में पूरा दिन सड़ो मड़ो। तो क्या माल आपको लगा हुआ है? आलू है, 2-3 दिन ऐसे रहेगा, खराब हो जाएगा। 2 दिन हो गया, 2 दिन और रहेगा तो पानी चूने लगेगा गर्मी से। प्रत्येक ट्रक में लगभग 53 टन आलू के साथ 3 लाख रुपए का सामान है। चालक सीमा को तुरंत खोलने की अपील कर रहे हैं, ताकि वे अपना सामान और खराब होने से पहले पहुंचा सके। दोनों गाड़ियां हैं, माल भी हमारा है, नेपाल जाता है। अभी कल की एक गाड़ी तो कल की आई हुई है, एक गाड़ी आज की आई हुई है। अब ये आलू है, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, ठंडा घर से निकला है। ऐसे धूप में रहेगा तो समझ लीजिए आज रुक जाएगा, बहुत मुश्किल में कल रुक जाएगा, तीसरे दिन ये पानी चूना चालू हो जाएगा।
एक एक गाड़ियां पे इस पे 3 लाख का माल है, उस पे 3.25 लाख का माल लोड है। अब इसमें 26 टन इसमें है, 226 कुंटल इसमें है, 26 टन हो गया। 227 कुंटल इसमें है, 27 टन उसमें है। वो 5-5 दिन से फंसी हैं। अगर आलू खराब हो जाता तो आपका कितना लगभग? अबे पूरा साफ जाएगा इसमें। 2.5 लाख 3 लाख का रकम है, साफ हो जाएगा। 3.25 लाख का रकम हो साफ हो जाएगा। गाड़ी में बचना है 10,000 5,000, यदि नुकसान जाएगा तो पूरा माल साफ हो जाएगा। और लोग भी आपकी तरह और बहुत है हमारे जैसे, यहाँ सैकड़ों फंसे हैं। सब गाड़ियां जो फंसी हैं सब फंसी हैं। प्याज भी ऐसा ही होता है? प्याज तो खैर कुछ दिन रुक ही जाएगा, आलू से 1-2 दिन ज्यादा भी रुक सकता है। लेकिन आलू तो ये समझ लीजिए आज नहीं जा पाएगा, कल नहीं जा पाएगा तो परसों तक तो इसका कमादा हो जाएगा। तो क्या आप अपील करना चाहते हैं? अपील तो हम यही करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुले, समझौता हो, गाड़ी पास हो, समय से माल अपने जगह पे जाए। कच्चा माल है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहलिया बॉर्डर पर भी तनावपूर्ण स्थिति के कारण करीब 200 भारतीय ट्रक चालक नेपाल के बहलिया में भी फंसे हुए हैं। नेपाल में चल और हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने सुरक्षा व्यवस्था लागू की है और सोनौली सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे दोनों तरफ से आवाजाही बंद है। उम्मीद है कि मालवाहक वाहनों को आवाजाही की मंजूरी जल्द मिलेगी ताकि नेपाल से भारत और भारत से माल नेपाल पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गुजरने वाली नदियों से इन दिनों तटीय इलाके प्रभावित हैं। गंगा यमुना के साथ साथ रामगंगा और दूसरी छोटी नदियां भी इन दिनों छोटी नदी दिखाई दे रही, क्योंकि ये नदियां भी चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं कुछ नदियों ने खतरे के निशान को भी पार कर लिया है। इन नदियों के चलते कानपुर और प्रयागराज में क्या है हालात, देखें। पानी के बीचों बीच दिख रही ये मकानों की तस्वीरें हैं कानपुर की, जहां पर कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। मुख्य शहर से दूर बने इस गांवों में बाढ़ का पानी लगभग 3 से 4 फुट तक भर चुका है। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां चला करती थी, वहां अब नाव को चलता देखा जा सकता है। गांव के लोग पानी के बीचों बीच अपने पशुओं को गांव से हुए देखे जा सकते हैं। घरों के धरातल पर पानी का कब्जा है, लिहाजा लोग छतों पर जरूरी सामान के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। पानी के भर जाने से इन इलाकों में एहतियात के तौर पर बिजली भी काट दी गई है। कानपुर देहात के मूसा नगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। क्षेत्र की 4 पुलियां डूब गई हैं। 13 गांवों का संपर्क कट गया है। इन गांवों की करीब 12,000 की आबादी को तीसरी बार बाढ़ की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के पोल डूबने तक कृपालपुर, उकेड़े, सुल्तानापुर फीडर के 12 गाँवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। ग्रामीण अंधेरे में रात गुजार रहे हैं। यहाँ कमर से बड़ा है। नुकसान कितना हुआ बच्चा? नुकसान 50 करोड़ का हो गया होगा। कम से कम खेती बहुत आदमी के 1-4 लाख रुपए की तो खेती करते हैं यहाँ लोग। अभी सब खाली कर रहे हैं, अब जा रहे हैं धीरे धीरे सब लोग। अभी तो वही 1-2 सब शाम तक का खाली कर देंगे। और हम लोग गिल्लीपुरा में रहते हैं और हमारे घरों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से जानवरों को दिक्कत हो रही है, हम लोगों को भी हो रही और हम लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि खेतों में सारी फसल जा चुकी है और घरों में भी पानी भर चुका है, जिसकी वजह से हम लोग को रहने की कोई सुविधा नहीं। पानी तो हर साल ही आता है, वैसे अभी तो 2-3 दिन हुए। मैं पहली बार आया था अभी मतलब कुछ दिन पहले, तो वो तो चला गया था, पर इस बार ज्यादा ही आ गया है, तो घरों में भी जा चुका है पानी। पानी तो पूरे गांव में भरा है। पानी तो गरियाओं से भरा है, ना तो कोई निकल पा रहे हैं, घर ही में हैं और कोई है भी नहीं। धूप इतनी है, कोई खाने पीने भी सामान नहीं जा पा रहा घर। कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान सबकी खेती भी चली गई, नुकसान तो बहुत हो गया सबको। घर में पानी जा बहुत लोग के चला गया, बहुत लोग के जा भी रहा है। यहाँ जो बाढ़ आई है, ग्राम सभा हमारी खिरौरा कटरी है, इसमें 7 मजरे हैं। लगभग 7 मजरों में पानी है और ज्यादातर लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लगभग कितना नुकसान और कितने घर प्रभावित हुए?
नुकसान तो फसलों का 100% हो गया है। फसल तो कुछ भी नहीं बची है। अब लोगों को घरों में भी पानी भरने लगा है, तो लोग अब हाईवे पे निकाल करके लाया जा रहा है। तो आप लोगों द्वारा क्या किया जा रहा है लोगों के लिए? हम लोगों के द्वारा जो प्रशासन की तरफ से है, वो जो लोग ऊपर आ रहे हैं उनके लिए कल रात में टेंट लग की व्यवस्था कराई गई है। बाकी जानवर जो आ रहे हैं उनके लिए पानी का टैंकर भी लगवा दिए गए हैं। लोगों को निकालने के लिए नाव लगवा रखी है और भी जो भी व्यवस्था हो सकती, खाने की व्यवस्था की जा रही है। दोनों टाइम सुबह भी खाना दिया जा रहा है, शाम को भी दिया जा रहा है। तो वहीं इन दिनों हालात प्रयागराज में भी ठीक नहीं है। गंगा और यमुना के बढ़ते जल स्तर के चलते कई बाढ़ग्रस्त इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से बिजली काट दी गई है। ये कदम बिजली के उपकरणों में पानी भर जाने और किसी भी दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके पीछे कई और कारण भी हैं, जैसे सर्कुलर रोड के साथ लगते राजापुर गली में एक ट्रांसफार्मर के डूब जाने से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। दारागंज में हनुमान मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर्स तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तो वहीं यमुना बैंक रोड के पास बिजली सब स्टेशन में भी पानी घुसने के बाद प्रभावित मोहल्लों में आपूर्ति दूसरे उपकेंद्रों से की जा रही है। आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी घाट घुमाने वाले नाविक इन दिनों बेरोजगार हैं। गंगा यमुना के संगम क्षेत्र में नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं और घाट डूब चुके हैं, जिसके चलते इन दिनों कोई पर्यटक यहां नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि नदियों के तटों से दूर रहें। सूखा हुआ है, फिलहाल पानी बढ़ने का चांस है, पानी छूटा हुआ है। कभी पानी आ भी सकता है या पानी भर भी सकता है। वही घाट और सब डूबे हैं, नहाने में इधर पूरा दिक्कत हो रहा है। अभी गाँव में हम लोग को पानी भर चुका है। कितना खतरा इससे बना हुआ है? अभी तो कम ही पानी है, फिलहाल पानी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ सकता है। अभी तो वही दर पे है, अभी न घट रहा है न बढ़ रहा है। अभी तो वही है, मंदिर पर घाट वही डूबे हुए हैं। दिक्कत हो रही लोगों को। क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे यही आदमी को आने जाने में दिक्कत होती है, रोड पे पानी। बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। इस वजह से सैकड़ों गांवों में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। रास्ते जलमग्न होने के चलते लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने पहले भी लोगों को राशन बांटा था, तो वहीं लगातार प्रशासनिक टीमें इस वितरण में जुटी हुई हैं। कई गाँवों का आपस में संपर्क कट गया है, तो वहीं आने जाने का अगर कोई साधन है तो वो बस नाव ही है, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक नदियों का जल स्तर कम होता है और लोगों को इस स्थिति से छुटकारा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।